Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next topic of your syllabus, that is information gathering tools. So till date we have studied about the fact finding methods, and I have skipped the determination of feasibility topic because it is same as that of what we have discussed earlier. So in case you face any issue in feasibility, I will discuss it. Otherwise I am just moving to the next topic, that is information gathering tools. So feasibility स्टडी मैंने जो है स्किप किया है, वो सेम है जो आपने पहले स्टडी की है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा. इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. अभी जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स. ठीक है, तो हम जो है जिस तरह आपके पास फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स थे, उसमें क्या है कि आपने फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना था, उसकी कुछ लिस्ट जो है वो लंबी है. ठीक है, बट अगर आपने चाहे फैक्ट्स फाइंड करने हैं, चाहे आपने इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो आप कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हो, तो वो दोनों में कुछ कॉमन्स हैं. ठीक है, तो जैसे अभी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल में सबसे पहले आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आप जो है लिटरेचर का रिव्यू करते हो. ठीक है, या आप जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो. ठीक है, या आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, या फिर आप क्वेश्चनर्स का यूज़ करते हो. तो दिस इज़ यू कैन से सब पार्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स. ठीक है, जिसमें उसमें हमने पढ़ा था कि आप जो है ग्रुप कम्युनिकेशन का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा आप सिस्टम को भी यूज़ करके देख सकते हो. तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हैं, ये बेसिकली सबसेट है फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स के ही. बट हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने क्या क्या देखना है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखना है, क्वेश्चनर्स में क्या क्या देखना है, इंटरव्यूज़ में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है. तो सबसे पहले तो हम जो है डिस्कस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल की इंट्रोडक्शन से. इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स. ठीक है, तो पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ. तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको जो है सिस्टम बनाना है. मेनली यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम. आपको एक सिस्टम बनाना है दैट शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र, दैट शुड मीट द रिक्वायरमेंट, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को जो मिल सके, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. ठीक है, तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बेसिकली उसको प्रोवाइड क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दैट यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू द सिस्टम, आप सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो. बट जो सिस्टम मीन्स यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है. ठीक है, या इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, तो आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स को या उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो. ठीक है, तो इस कंप्यूटर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने से पहले आपको फिज़िकली वहाँ पे किस किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना है, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए. यानी कि वहाँ पे कुछ मैनुअल काम हो रहा होगा, अभी वो अपना काम करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं भी कंपनी अभी बंद है या आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस आपका भी बंद है, तो वो अभी कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है. तो फ़िलहाल वो कैसे काम करता है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और बाद में उसको आपने लॉजिकली आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में बिल्डअप करके भी आपने उनको इन्फॉर्मेशन ही देनी है. बट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की टाइप कुछ और है जो आप कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड करोगे, और अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर करनी है उसकी कुछ टाइप और है. तो जब आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना था कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, सारी की सारी मिल जाए और एक्यूरेट और सही हो. ठीक है, आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को ओवरलुक ना करें, यानी कि ऐसा ना हो कि जिस इन्फॉर्मेशन को आपको जो है असेस करना चाहिए था उसको आप असेस ही नहीं कर रहे. ओवरलुक मतलब आप ये सोच ही नहीं रहे कि ये इनके काम की होगी. ठीक है, तो आप इस तरह जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है. आपको क्लियरली पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट यूज़र इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिस्टम, कि वो सिस्टम से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं. आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमारे पास बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स जो अवेलेबल होती हैं, पर उनसे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन के सोर्स क्या हैं, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ कहाँ. सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन सोर्स,
कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल सकती है। सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वहाँ से आपको मिलेगी। वर्कर की अलग अलग टाइप्स होंगी, ठीक है, ए क्लास, ए बी सी डी, अलग अलग तरह के क्लास के आपके वर्कर होंगे, आपको हर एक से अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके पास मैनुअल हो सकते हैं, उनका ऑलरेडी कोई सिस्टम हो सकता है, कोई उनका ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, तो आप उन सभी को यूज़ करके जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। जैसे इन्होंने बोला है कि आपने आइडेंटिफाई आपने करने होते हैं यूज़र्स, ठीक है, आपने यूज़र्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, कौन कौन से यूज़र हैं, फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म्स का वो यूज़ करते हैं, या डॉक्यूमेंट्स जिन जिन का वो यूज़ करते हैं, या आपके प्रोसीजर्स, या आप कह सकते हो मैनुअल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं, या आपकी कोई रूल बुक है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे हम अगर कॉलेज की एग्जांपल लें तो यूज़र हो जाएगा टीचर और स्टूडेंट, फॉर्म्स आपके एडमिशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट आपके आ जाते हैं, जैसे आपको गीतिका मिलती है या आपको जो है स्टार्टिंग में प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, ठीक है, उसी में आपके प्रोसीजर्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। मैनुअल भी आप उसको बोल सकते हो कि आपने कॉलेज में वहाँ पे सारे रूल्स दिए होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, आपने एनएसएस में कैसे एनएसएस में आपने कैसे जाना है, आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कितने परसेंटेज आपके मार्क्स होने चाहिए, कितनी आपको छुट्टियाँ हैं, ये सारा कुछ उसमें दे रखा होता है, ठीक है। आपकी कितने परसेंटेज आपको अटेंडेंस चाहिए। इसके अलावा पीयू की एक रूल बुक आती है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की आपकी एक अलग से रूल बुक आती है। तो इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के पास आप ये चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इंटरव्यू, ये तो आपके बेसिक सोर्स हो गए जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ मिल जाएगी। उसके अलावा आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी या क्वेश्चनर्स के थ्रू भी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके इन्फॉर्मेशन के सोर्स। अब होता क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि दो आप जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि चाहे आप दो कॉलेजेस ही डिफरेंट ले लोगे तो वहाँ पे भी आपको जो है दो प्रोजेक्ट, अगर आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया और यहाँ पे बनाना है तो वहाँ पे भी डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक कॉलेज में इंप्लीमेंट कर दिया दूसरे कॉलेज में भी एज इट इज़ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन टूल, गैदरिंग टूल जो है वो डिफरेंट चूज़ करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। जो हमें ये गाइडेंस दी रखी होती है कि ये टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इनको कैसे कैसे यूज़ करना है, पर हमें ये नहीं बताया जाता कभी भी कि ये वाला टूल जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर देगा। जैसे जो कोई ये नहीं कह सकता कि आपको लिटरेचर से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या आपको इंटरव्यूज़ के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आपको देखना पड़ता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में हो वहाँ की नीड के अकॉर्डिंग, वहाँ के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कौन से गैदरिंग टूल को यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने कंडीशंस को देखना है, आपको देखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्यूरेट मिलेगी। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो उनका जो एग्जिस्टिंग काम है वो कहीं उथल पुथल ना हो जाए, उनको एग्जिस्टिंग काम में उनको ज़्यादा ब्रेक ना आए, ठीक है, उनका वो काम जो अभी कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे अभी आप आ जाओ कॉलेज में, मान लो सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप सभी से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दो, किसी की क्लासेस नहीं लग रही, किसी का आपके एडमिशन रुक गए हैं, सारा काम रुक गया, तो इस तरह भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो आपको देखना पड़ता है कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूज़र्स के अकॉर्डिंग, उनका काम भी नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरह इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है, ठीक। तो अब जो इसकी पहली टाइप है हम उसको डिटेल में देख लेते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको कैसे करना है और उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है, आपके क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिटरेचर में आपकी क्या, लिटरेचर मतलब लिखत, ठीक है। लिखित में आपके पास क्या क्या है, आपके पास फॉर्म्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, मैनुअल्स होते हैं, उसके बाद आप प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, रूल बुक होती है। तो ये सारी चीज़ें आपका पास क्या है, ये आपका लिटरेचर है, ठीक है। यानी कि फॉर्म्स के थ्रू आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, कुछ रिकॉर्ड, मतलब जो आपका डेली का रजिस्टर लगता है, रिपोर्ट्स बनती हैं कि आज कितना एडमिशन हो गया या कितनी फ़ीस चली गई या कितने बच्चों का कितना सिलेबस कवर हो गया, इस तरह का, ठीक है। मैनुअल्स होते हैं, जैसे आपका प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है। प्रोसीजर, जैसे आपकी मैनुअल्स में काफ़ी कुछ प्रोसीजर्स भी आपको मिल जाते हैं कि जैसे कि ये काम करना है तो कैसे करना है। रूल बुक्स, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो उसके लिए अलग से रूल बुक होती है। तो ये सारे आपके क्या है, लिटरेचर। तो इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा क्या मिलती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ये रिटन मटेरियल है, पब्लिश्ड मटेरियल होता है, तो इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में ही मिलेगी। और इसको जो है जिन्होंने इसको पब्लिश किया होता है उन्होंने इसको पूरा इवैल्यूएट किया होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो आपको करेक्ट मिलती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर मेनली टाइम कंज्यूमिंग है कि इतना लिटरेचर आप पढ़ोगे,
आपको उतने सारे रूल्स की जानकारी होने ज़रूरी नहीं होती, आपको सिर्फ उतने से रूल्स की जानकारी होना ज़रूरी होती है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है या जो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के ये थोड़ा टीडियस सा टास्क होता है, थकने वाला टास्क होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत सारा रिटर्न मटेरियल पढ़ना है, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट प्रोसीजर और मैनुअल से, जैसे ये जो मेन दो हैं, प्रोसीजर और मैनुअल से आपको ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या काम करती है, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स मेन क्या हैं, और अभी जो जैसा वो काम कर रही हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे उनकी रिक्वायरमेंट कितनी फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो मैनुअल प्रोसीजर के आधार पर, जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख लो तो वहाँ पे बोलेंगे कि आपको इस तरह से ये सामान बनाना है, और वो एवरेज निकाल के देते हैं कि डेली के आपने इतनी यूनिट्स जो है आपकी आउटपुट आनी चाहिए। मान लो डेली के ट्रैक्टर ही बनने हैं तो इतने ट्रैक्टर बनने चाहिए, इतनी कार जो आपकी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। क्या वो हो भी पा रही हैं या नहीं हो पा रही, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनके जो गोल्स हैं वो मीट हो रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपके मैनुअल्स और प्रोसीजर्स में जो है आपको बहुत थेरेटिकली लिखा होता है कि आपको काम ऐसे ऐसे करना है, बट डे टू डे प्रॉब्लम्स के कारण उनको कुछ अलग ढंग से अरेंज कर लिया होता है। जैसे आप बोलो कि आपका जो लेक्चर है वो आपका 35 नंबर में ही लगता है डेली, ठीक है, बट कुछ कंडीशंस के कारण वहाँ पे पेंट हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपका टाइम बिंग के लिए लेक्चर कहीं और लग रहा है, लग लेक्चर ही रहा है पर वो आपका रूम नंबर वहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो आपके प्रोसीजर और मैनुअल्स में लिखा हुआ होता है वो कई बार क्या होता है उसको मैनिपुलेट करके अपने ढंग से जो है जो वर्कर्स हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा होता है, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म्स का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है किस यूज़र से आप कैसे लेते हो, और उनकी इन्फॉर्मेशन को समझना जो है आसान है, उनको आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ से जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, मेनली रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या है कि पहली तो है कि टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टेन रिपोर्ट्स जो हैं वो असेसिबल नहीं होती, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको जो है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो आप कह सकते हो कि आपकी ज़्यादा पर्सनल हो जाती हैं, जहाँ आप कह सकते हो ऑथेंटिकेट ज़्यादा होती हैं, तो वो आप शेयर नहीं करते, क्योंकि आप शेयर नहीं करते तो उनको लगता है कि शायद ये रिपोर्ट इनकी बनती ही नहीं होगी। मतलब आप मान लो कॉलेज कोई भी आपकी जैसी रिपोर्ट है, जैसे आपके पर्सनल कोई फाइल है ना, तो वो जो है आप पब्लिकली तो उसको रखोगे नहीं, तो जैसे कॉलेज में मान लो हम आपके स्टूडेंट के सारा पर्सनल डाटा जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, वो पर वो हम किसी और को नहीं दिखाते, ठीक है, वो ऑथेंटिकेट बंदा ही आपको दिख सकता है। तो जब मान लो सॉफ्टवेयर वाला आ गया उसको हमने बाकी डिटेल्स तो बता दी, पर आपकी जो पर्सनल फाइल है वो आपकी नहीं दिखाई, तो उसके हिसाब से हम पर्सनल फाइल बच्चों की मेंटेन करके नहीं रखते, पर एक्चुअल में हम रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी कुछ रिपोर्ट्स जो है वो असेसिबल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कई बार क्या होता है आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि आपने प्रोसीजर्स जो है और मैनुअल्स जो है ये अपडेट होते रहते हैं, रूल्स जो है ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी ईयरली मान लो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ईयरली आपकी जैसे प्रोस्पेक्टस है तो वो हर साल छपता है, तो अगर बाई चांस कोई रूल चेंज हो गया तो वो अगले साल ही प्रोस्पेक्टस में छपेगा, अभी नहीं छपा हुआ, तो उस कारण क्या है आपके जो प्रोस्पेक्टस में आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसकी जो एडवांटेजेस आप कह सकते हो या इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलता है, आपके कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनका आपको आंसर मिलता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के दौरान, कि आपके पास कितने फॉर्म्स हैं, उनको कौन कौन यूज़ करता है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली है, मतलब फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो बच्चों से या किसी यूज़र से, वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में इस फॉर्म को जो है एक्सचेंज करते हैं या इस मैनुअल को, यहाँ पे फॉर्म के एग्जांपल ले रही है, आप कोई भी ले सकते हो, रिपोर्ट्स मैनुअल कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। कि आपकी मान लो रिपोर्ट है तो उसका क्या यूज़ है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें कौन कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उसको शेयर करते हैं, ठीक है। उसको पढ़ना कितना आसान है, उसको अंडरस्टैंड करना कितना आसान है, आपको ये चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती हैं,
ठीक है। आपको ये पता चल जाता है कि ये डिसीजंस इसके बेस पे कैसे लिए जाते हैं, इन्फॉर्म्स के बेस पे या इन रिपोर्ट्स के बेस पे क्या डिसीजन लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता चल जाती हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑन साइट। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो? तो अभी तक हमें इतना पता चल गया कि ऑन साइट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हमने साइट पे जाना है। साइट यानी कि उस प्लेस पे जाना है जहाँ पे एक्चुअल में आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो जिस बंदे ने कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है वो कॉलेज में आके यहाँ का काम जो है रियलिटी में आके देखेगा, ठीक है। वी ट्राई टू ऑब्जर्व द सिस्टम। आप सिस्टम को जितना पास से ऑब्जर्व कर सकते हो उतना करने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू ऑब्जर्व द सिस्टम एज क्लोज एज यू कैन, ठीक है। या आप कह सकते हो एज रियल, कि रियलिटी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या वो उसको कैसे यूज़ करते हो, आप ये आइडेंटिफाई करने की इसमें कोशिश करते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों को नोटिस करते हो, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं उससे आप इंफॉर्मेशन निकालते हो। मेनली आप रियल सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आप जो सिस्टम एनालिस्ट हो, यू बिहेव एज अ इंफॉर्मेशन सीकर के आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस तरह जहाँ पे जो बिहेव करते हो। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा या आपके कुछ रूल्स हैं जब आप किसी साइट पे जाते हो तो आपने क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, यू ट्राई टू लिसन मोर। आप ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, ना कि ज़्यादा आपने बोलना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, आप सिर्फ अपनी सुना रहे हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी से चाहिए तो आपको उसकी ज़्यादा बातें सुननी पड़ेगी, तभी आपको उसमें से कुछ ना कुछ जो है आपके काम की बात जो आपको मिल जाएगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप फिज़िकल लेआउट एक्चुअल में देख लेते हो कि फ़िज़िकली ये काम कैसे होता है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकली की हम एग्ज़ाम्पल इस तरह देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे ट्रैक्टर बनते हैं तो इतने ट्रैक्टर बन गए तो सबसे ट्रैक्टर का सबसे पहले कौन सा पार्ट बनता होगा, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बनता, तीसरा कैसे बनता होगा। तो वो जो उनका सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है ये पहले इतना सा हिस्सा बनाएगा, तो उससे ट्रांसफ़र होकर अगले डिपार्टमेंट में वो जो है आपका मटेरियल तैयार हुआ वो आगे। आपने जैसे मूवी उसमें कई बार आपने यूट्यूब पे या आपने टीवी में देखा होगा कि ऐसे जैसे कार्स बनती हैं तो एक जगह कार का पहले ढांचा सा बन गया, फिर उसमें जो अगला डिपार्टमेंट है उसमें वो टायर से फिट करता है, फिर उससे अगला डिपार्टमेंट जिसमें सीट्स फिट करता है, फिर उसको पेंट किया जाता है। फिर इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप है, मतलब पहले स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना, तो वो हम फिज़िकल लेआउट जो है यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ स्टाफ, के आपका स्टाफ का क्या बिहेवियर है, वो कैसे जो है काम करता है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। मतलब आपस में वो बिल्कुल फॉर्मली काम करते हैं या इनफॉर्मल वे में भी काम कर लेते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है आइडेंटिफाई करनी होती है, कौन किसको कांटेक्ट करता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, मतलब कौन किसका मैनेजर है या कौन किसका वर्कर है। तो इस तरह अपने सारे बिहेवियर जो है वो सारे देख लेने होते हैं। तो इसके आप जब ऑन साइट ऑब्जर्वेशन कर लेते हो तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाते हैं। तो वो क्या क्या मिलते हैं कि आपके सिस्टम का टाइप क्या है, वो किस तरह का है और वो क्या करता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज़ इट एंड व्हाट डज़ ही डू, कि वो आपका सिस्टम व्हाट डज़ इट डू, आपका सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक है। कौन सिस्टम को चलाता है, हु रन्स द सिस्टम, कौन सिस्टम को चलाता है और उसमें से इम्पॉर्टेंट बंदे कौन कौन से हैं, क्योंकि आपने स्टाफ के बिहेवियर को जो है आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सिस्टम आपको पता चल जाती है कि सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, चलता कैसे था वो, अभी तक वो आज की स्टेज में कैसे पहुंचा, पहले कहाँ था। क्योंकि आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वो बातें करते हैं, पहले हम ऐसे काम किया करते थे, अब हम ऐसे करते हैं। तो आपको हिस्ट्री भी पता चल जाती है सिस्टम की कि पहले वो कैसे काम करते थे और अब कैसे काम करते हैं। पर अगर आप मैनुअल लेटेस्ट पढ़ोगे तो उस लेटेस्ट में सिर्फ लेटेस्ट जो काम की ही इन्फॉर्मेशन होगी, पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं। अगर आप कॉलेज का ही प्रॉस्पेक्टस ले लो तो आज से 10 साल पहले क्या रूल थे वो आपको प्रॉस्पेक्टस पढ़ के नहीं पता चलेंगे। बट अगर आप कॉलेज में यहाँ पे आके रहना शुरू कर दोगे, इन लोगों से बात करोगे, तब ये आपको बता देंगे 10 साल पहले ये रूल हुआ करते थे, अब ये हो गया। तो आपको हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम जो है यहाँ पे पता चल जाती है, ठीक है। फॉर्मल चीज़ें तो हमें पता चल ही जाती है लिटरेचर रिव्यू से। इसके अलावा आपको यहाँ पे और चीज़ें भी पता चल जाती हैं इनफॉर्मल, जैसे इस सिस्टम का कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है, उसका कंपटीशन किसके साथ है, ये चीज़ें आपको जो है पता चल जाती है, ठीक है। मतलब उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, मतलब अगर कॉलेज की एजुकेशन है तो उसका किसके साथ कंपेयर होता है, ये चीज़ें मैनुअल में तो कहीं लिखी नहीं होती,
ठीक है, या आपको compete कैसे करना होता है, compete किस बेसिस पे करना होता है। तो इस तरह जो है ये आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में आपके आंसर हुए। कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम आ सकती है एडवर्स रिएक्शन की। सबसे पहले तो एडवर्स रिएक्शन मतलब जब आपको पता है कि मेरे को कोई बंदा और ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो कई बार क्या होता है, कई बार तो आप चाहते हो कि ठीक है मुझे जज कर लो आप, कोई बात नहीं, पर कई बार क्या होता है आप एडवर्स रिएक्शन आप जो है अपना काम सही ढंग से नहीं करोगे या ज़्यादा सही ढंग से करना शुरू कर दोगे, या आप बोलोगे अच्छा मेरे ऊपर बिठा दिया सिर के ऊपर तो अब मैं काम नहीं करूँगा, सही ढंग से नहीं करूँगा। या कई बार क्या होता है मैं बहुत सही ढंग से करूँगा, मतलब आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें चेंजेस आती ही आती हैं, बिकॉज यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और आप कह सकते हो कि कोई आपके पर्सनल एरिया में या आपके जो वर्केबल एरिया जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कोई और बंदा घुस गया है, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि आपको उनकी साइड पे जाके जिस तरह वो काम करते हैं, अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो आपको भी 8 घंटे बैठना पड़ेगा। हो सकता है आपको 10 दिन में इन्फॉर्मेशन मिले, हो सकता है आपको 1 महीने में भी आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो वो ना मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो आप प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं कर पाओगे। सैम्पलिंग मतलब होता है कि आपने कुछ बंदे चूज़ किए, उसमें से आप आइडेंटिफाई, मतलब 100 बंदा है, 100 से 100 को तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, कुछ 10-12 बंदों को आप सैंपल कर लोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे। तो आपको पास प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जिस बंदे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो उसके पास एक्चुअल में कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है जिसको आप सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सको। तो इस तरह आपको जो सैम्पलिंग है उसकी प्रॉपर टेक्निक आपको पहले ही आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अब जो है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन की कुछ टाइप्स हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है नेचुरल और कंट्रीव्ड, ठीक है, ये पहली टाइप है, नेचुरल और कंट्रीव्ड, ठीक है। नेचुरल में क्या है कि जैसे वो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जिस सिस्टम को आपने ऑब्जर्व करना है, जैसे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आप भी जाके उनके साथ वैसे ही नॉर्मल सा काम करना शुरू कर देते हो, इसको हम बोलते हैं नेचुरल। वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी स्पेशल लेबॉर्ट्री वहाँ पे बैठ जाके बना लेते हो कि हम आप लोगों को ऑब्जर्व करने आए हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रीव्ड। यानी कि अगर आपने लेबॉर्ट्री बना के आप वहाँ पे बैठ गए तो वो आपकी कंट्रीव्ड। नेचुरल मतलब जैसे वो लोग काम करते हैं वैसे ही आप नॉर्मली वहाँ पे जाके उनको ऑब्जर्व करते हो, दैट इज़ नेचुरल। उसके बाद सेकंड आता है ऑब्ट्रूसिव एंड अनऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब क्या है कि ही नोज़, उसे पता है जिसको आप ऑब्जर्व कर ले, ही नो दैट ही इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड, उसको पता है कि वो उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अनऑब्ट्रूसिव उसे पता नहीं होता, ही डजंट नो, उसको नहीं पता होता कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, ही नोज़ दैट ही इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो हो रही है, उसको पता है ऑब्ट्रूसिव के केस में। पर इस केस में उसको नहीं पता, ही डजंट नो, ठीक है। अनऑब्ट्रूसिव मतलब आपको किसी ने बताया नहीं कि आप कोई ऑब्जर्वेशन कोई कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। दूसरी होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप फिज़िकली वहाँ पे जाके जो है ऑन साइट ऑब्जर्व कर रहे हो कि मतलब वो कैसे काम करते हैं। और इनडायरेक्ट मतलब आपने को कैमरास लगा रखे हैं, ठीक है, आप कैमरेज की हेल्प से या वीडियो टेप्स की हेल्प से उनके काम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। फोर्थ ये होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मतलब आपको फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी कोई फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं है, मतलब आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आपने उसका कोई डिसीजन नहीं लिया, आपने को फिक्स नहीं कर रखा हुआ, ठीक है। मतलब उस टाइम पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको गैदर कर लेते हो, आपने कोई फिक्स नहीं कर रखा कि मुझे यही इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। इस तरह ये आपके ऑन साइट की कुछ टाइप्स हैं, नेचुरल एंड कंट्रीव्ड, ऑब्ट्रूसिव वर्सेस अनऑब्ट्रूसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो जो रेस्ट दो मेथड रह गए हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स के, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. I hope these concepts are clear to you. In case you face any problem, you can contact me. Thank you very much.